और लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, ये पता चला हमें। और लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद जो लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में ही माइग्रेट करके या बोन मैरो में ही रह करके मैच्योरेशन को अटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहेंगे बी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद मैच्योर होते हैं, माइग्रेट करने के बाद मैच्योर होते हैं, हम टी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो हमारा टी सेल्स है, जो हमारा थाइमस वाला है टी सेल्स है, स्पेशली जो साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स जो बना रहा है आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इन्हीं में जो टी सेल्स का एक अलग टाइप होता है जिसको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स जो है आपके इस बी सेल्स के मैच्योरेशन में हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो हमारा टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारे सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी और हमारे कौन से ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारी दोनों में मदद करते हैं। तो डायरेक्टली इसका रोल हो रहा है, आप देख रहे हो टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक, फिर उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी की जब हमने बात की थी, इनमें हमने बताया था कि जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स होती हैं और ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, ए, एम, डी और ई। ठीक है। तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो था ट्रांसप्लासेंटल था और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये कैसा है बेटा? ये आपका कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला पैसिव इम्यूनिटी देता है। ठीक है। और उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है ये आपके एलर्जी इन्फेक्शन के टाइम इसकी जो संख्या होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक, ये 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आपको टी सेल्स जो होता है ये 60 से 70% पूरी इम्यूनिटी का होता है। ये जहाँ पर 4 टाइप की इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और आपका मेमोरी टी सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताया था सर कि जब पैथोजन इंटर्स इनटू द इनसाइड द बॉडी, इट इंटरेक्ट्स विद द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज इंटरेक्ट करते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को। और हेल्पर टी सेल्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं? बाय द रिलीजिंग ऑफ द साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन। ये जो लिखा हुआ है ये है इंटरल्यूकिन। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटरल्यूकिन। तो ये आपका है आई एल इंटरल्यूकिन। ठीक। तो अब हम आपको एक एक करके बताएंगे क्या होता है हमारा हेल्पर टी सेल्स। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा, हेल्पर टी सेल्स क्या होता है? हमारा हेल्पर टी सेल्स क्या है? सर ये हेल्प करते हैं जो एंटीबायोटिक फॉर्म होती है उनमें। हाँ सर जो जो सर बी सेल्स होती हैं वो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो सर एंटीबॉडी बनाती है, उसमें हेल्प करते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो बात हमने कल भी बताई थी, तो इसको लिख लेना है हमें। सेल मेडिएटेड जो होती है एंटीबॉडी। बेटा मैंने क्या बताया, जो आपको जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो स्पेशली हमारी ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। टी लिम्फोसाइट्स में जो किलर टी सेल्स होती हैं वो बनाती है। टी सेल्स का ही एक टाइप है आपका हेल्पर टी सेल्स। ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स को ये स्टिमुलेट करती हैं, क्या बनाने के लिए? प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स बनाने के लिए। और प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स एक टाइप की प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये जो एंटीबॉडी आप देख, और ये एंटीबॉडी क्या बनाती है? आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है। ठीक है। ये बात हमने आपसे कही। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इट स्टिमुलेट, इसी पॉइंट्स को लिखना है, इट स्टिमुलेट। ठीक है। किलर टी सेल्स एंड बी सेल्स, किलर टी सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है। एंड बी किलर एंड बी सेल start dividing and produce clone। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोड्यूस क्लोन। ठीक है। क्लोन क्या होते हैं बेटा?
क्लोन जो होता है आपका, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? इसी को हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, माइक माइक ऑफ कर लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो हेल्पर टी सेल्स है, ये स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल्स को और बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स को। और जब ये हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, तो किलर टी सेल्स और बी सेल्स जो होती हैं अपने आप में डिवाइड होना शुरू कर देती हैं और एक ही टाइप का जो है सेल्स बनाना शुरू कर देती है। जैसे टी लिम्फोसाइट्स है, किलर टी सेल्स है, ये अगर डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी? किलर टी सेल्स ही तो बनाएगी। और जो हमारा बी सेल्स है, बी सेल्स अपने आप में अगर डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? बी सेल्स ही तो बनाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन कहते हैं या क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा हेल्पर टी सेल्स होती हैं, जो आपकी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइन। याद करिए, दे प्रोड्यूसेस लिम्फोकाइन, दे प्रोड्यूसेस लिम्फोकाइन, ठीक है। और ये जो लिम्फोकाइंस होते हैं एक्चुअल में ये आपके एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? लिम्फोकाइंस कॉजेज accumulation of WBC, ठीक है, at the affected site, affected site पर WBC जाकर के एक्यूमुलेट करती हैं और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? डायापेडेसिस कहा था। और ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे लिम्फोकाइंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और तो और ये जो हेल्पर टी सेल्स है, किसको मदद कर रहा था? हमने बताया आपको, बी सेल्स को। और बी सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रही थी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज हमारी जो टी सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं जो टी सेल्स हैं, उसके एक्शन को प्रमोट करती हैं। इस बात को आप समझिए। क्या कहा मैंने कहा कि जो हमारा हेल्पर टी सेल्स है, ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है बेटा? ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोकाइन। और जो क्या करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द WBC एट द अफेक्टेड साइट। मतलब जो भी अफेक्टेड साइट होता है, उस अफेक्टेड साइट पर हमारी हेल्पर टी सेल्स जो है क्या कहते हैं? WBC को वहां पर एक्यूमुलेट करवाने का काम करती हैं बाय द सिक्रेशन ऑफ द लिम्फोकाइन। और दूसरी बात हमने क्या बताई कि ये जो हेल्पर टी सेल्स हमारा, ये बी सेल्स को क्या करता है? हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। और जब एंटीबॉडी बन जाती है, ये एंटीबॉडी क्या करता है? टी सेल्स के एक्शन को प्रमोट करवाने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो CMI है और हमारा जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों जो है एक्चुअल में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे किलर टी सेल्स के बारे में, किलर टी सेल्स के बारे में, ठीक है। तो अब क्या किया हमने? अब हमने किया ये था कि अभी हेल्पर टी सेल्स से हमने क्या किया था बेटा? जो किलर टी सेल्स है उसके हमने बहुत सारे क्लोन्स बनाए। याद है क्या बनाए थे? बहुत ढेर सारे क्लोन्स बनाए थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्लोन्स ऑफ टीके सेल्स, किलर टी सेल्स का जो क्लोन है, टीके सेल्स डिस्ट्रॉयज destroys the infected cells or target cells, ठीक है। and also kill the pathogen and
कैंसरस, और क्या करता है कैंसरस सेल्स को ये किल कर देता है। ठीक है, अच्छा टीके सेल्स जो होते हैं हमारे, ये कैसे किल करते हैं? अब सवाल पैदा होता है ये किल कैसे करते हैं, हाउ? तो ये जो टीके सेल्स होते हैं हमारे, ये टीके सेल्स क्या करते हैं पता है? हमारे ये टीके सेल्स सिक्रेट करते हैं लिम्फोकाइन, ये सिक्रेट करते हैं लिम्फोकाइन, सबके शब्द में लिखते हुए चलिएगा, ये सिक्रेट करते हैं लिम्फोकाइन, और ये लिम्फोकाइन क्या करेंगे बेटा, फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट फैगोसाइट। ऑब्वियस सी बात है कि जब फैगोसाइट्स को ये अट्रैक्ट करेंगे तो फैगोसाइट्स का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होंगे, जो पैथोजन होंगे, वो क्या पूरी तरीके से किल हो जाए। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ टी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो आपका जवाब होगा कि टीके सेल्स, टीके सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे देखो, जब कभी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ध्यान से देखना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर हम करते हैं, चाहे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहें इसको, चाहे हम इसको क्या बोले बेटा, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में खास बात क्या होती है पता है, कि हमारा जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स है, स्पेशली कौन सा, किलर टी सेल, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्रोटोजोन हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, उसको किल करने का काम। तो जब भी कभी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ध्यान से सुनो, जब भी कभी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हम करवाते हैं, तो ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में अगर कोई दूसरा ऑर्गन अगर डाला जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो मेरी बॉडी उस ऑर्गन को कैसे ट्रीट करेगी, उस ऑर्गन को ट्रीट करेगी एज अ पैथोजन, उस ऑर्गन को ट्रीट करेगी कैसे, एज अ पैथोजन उसको ट्रीट करेगी। और ट्रीट करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो नेचुरल ये आपका साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स हैं, वो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एज अ नॉन सेल्फ उसने रिकॉग्नाइज किया है, हमारे इम्यून सेल्स ने उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया है, नॉन सेल्फ के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया है, और उसको हमारा टीके सेल्स क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले और उसके बाद हम कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका इंजेक्शन लगाते हैं, कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाते हैं। और बताओ माइक्रोस्किन इम्यूनोविक्टर में हमने क्या बताया था, कौन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, बताओ जल्दी से, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले बताओ हरीश। सर पता नहीं, भूल गया मैं। साइक्लोस्पोरिन का नाम सुना है, याद आया, साइक्लोस्पोरिन, यस सर, याद आ याद आया ना, गया। यस सर। साइक्लोस्पोरिन ए और कॉर्टिसोल का इंजेक्शन हम लगाते हैं। और क्योंकि अब तो देखो थोड़ा सा याद करना कि कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल आपका एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा तो आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो एंटीबॉडी है, उसको भी ये ब्रेक डाउन करेगा। और आपका जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, स्पेशली जो किलर टी सेल्स है, ये टीके सेल्स, ये कॉर्टिसोल, ये दोनों के एक्शन को क्या करेगा बेटा, सप्रेस करेगा। साइक्लोस्पोरिन ए हम दे रहे हैं, उससे भी ये सप्रेस हो रहा है। तो जब ये क्या होगा कि टीके सेल्स का लेवल कम हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा तब हम आसानी से जो है कोई भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, इसीलिए कॉर्टिसोल का इंजेक्शन और साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इम्यून सेल्स जो है, टीके सेल्स, टीके सेल्स
also destroy also destroy also destroy transplanted tumor cells and other foreign substances या other foreign cells क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी किलर टी सेल्स के बारे में। इसके बाद जो सेल्स आपकी आती हैं दैट इज द सप्रेसर टी सेल। कौन सी सेल्स बेटा? सप्रेसर टी सेल। अब देखो सप्रेसर का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज को सप्रेस करना, किसी चीज को सप्रेस करना मतलब रोकना। ठीक है, तो ये क्या चीज को सप्रेस करेगा पता है? इट सप्रेस suppress the action of killer T cells from cytotoxic T cells भी कहते हैं और हेल्पर टी, इन दोनों के एक्शन को ये सप्रेस करता है। ठीक है, and you have to know that B cells and plasma cells, B cells and plasma cells also affected by B cells and plasma cells also affected by suppressor T cells। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सप्रेसर टी सेल्स की, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की और हेल्पर टी सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो हमारा सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है, इनके बढ़े हुए नंबर्स को इनको किल करके क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, मेमोरी टी सेल्स। कौन सी सेल्स है हमारी? मेमोरी टी सेल। ठीक है, मेमोरी टी सेल, ये मेमोरी टी सेल्स का। ठीक है, हर एनकाउंटर के बाद, जैसे हर एनकाउंटर के बाद ये उस एंटीजन के अगेंस्ट में एक मेमोरी बना करके रखता है ताकि दोबारा इन फ्यूचर में अगर वैसा ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी पर अटैक करे तो उसके रिस्पॉन्स में तुरंत हम एंटीबॉडी बना करके हमारी शरीर को बचा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो जब क्वेश्चन पेपर में आप 1 2 3 से लेकर 10 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो वैसा क्वेश्चन आपके भविष्य में अगर दोबारा आता है तो आपको उसको किल करने में या सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पहली दफा जब आपने सॉल्व किया था तो उसमें आपको ज्यादा समय लगा, तो दूसरी दफा जब वैसा सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही तो था आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में मैंने बताया था कि ये जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि तब तक हमारे शरीर में मेमोरी टी सेल्स बन चुकी होती हैं और ये मेमोरी टी सेल्स रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये हमारा सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, और सेल्फ नॉन सेल्फ है तो इसलिए कौन सा सिलेबस का आया है, कौन से चैप्टर का है, किस टाइप का बैक्टीरिया है, क्या है, कैसे है, उसको किल कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप समझिए, आप एग्जाम आपको देना है, उस एग्जाम का नाम है नीट। उस एग्जाम का नाम क्या है? नीट। और इस नीट में जो है कितने पेपर आते हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जो है जूलॉजी है और बॉटनी। ठीक है, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग चैप्टर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पूरे साल तक आप करते हो तैयारी। जब तैयारी करते हो तो एक्चुअल में आप अपने दिमाग में एक मेमोरी टीचर्स बना रहे होते हैं। आप अपने सब्जेक्ट क्या बना रहे होते हैं? मेमोरी बना रहे होते हैं। और जब मेमोरी बन जाती है, मेमोरी कैसे कैसे बनेगी? अलग अलग टाइप की बनेगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बनेगी, मतलब चीजें आप सीख करके बनाओगे। कुछ मेमोरी ऐसी होगी जो आप खुद से पढ़ करके बनाओगे, कुछ मेमोरी आपकी ऐसी होगी कि आप राह चलते, बस में चलते, मोबाइल में देखते हुए आपने जो चीज वहां से सीखी उसकी एक मेमोरी बनाओगे। और फाइनली जब एग्जाम आता है तो एग्जाम क्या? एग्जाम पैथोजन आपकी बॉडी पर जब अटैक करेगा, वो एग्जाम नाम का पैथोजन, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन है,
फिजिक्स का सेक्शन है। फिजिक्स के सेक्शन में से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैकेनिक्स के सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, आपने तुरंत फार्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, अब आप बताइए कि वो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कोई और विचार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया है और आपके दिमाग में उसकी एक मेमोरी बनी हुई है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब कभी भी आएगा तो हम ये फार्मूला जो है पुट करेंगे और आसानी से जो है विद इन अ सेकेंड हम ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है आपके एग्जाम से और आपके जो मेमोरी से रिलेट करती है। ठीक वैसे ही आपकी जो इम्यून सेल्स में जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी आपका पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है उसके अगेंस्ट में एक मेमोरी बना लेते हैं और जब भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी हमको जो है एंटीबॉडी बनाने की, यानी उस पर जब दोबारा अटैक होगा तो हमारी मेमोरी टी सेल्स क्या करती हैं, तुरंत जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं और हमारा जो शरीर है उस पैथोजन से प्रोटेक्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है शेफाली, बात समझ में आई? तो मेमोरी टी सेल्स के बारे में हो गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दे डोंट किल द पैथोजन। ठीक है, दे डोंट किल द पैथोजन एंड डोंट फॉर्म द एंटीबॉडीज। जबकि ये क्या करती हैं, ये रिटेन करती हैं मेमोरी, रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर। दे रिटेन मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर। ठीक है, और खास बात इनकी ये है कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो आपका मेमोरी सेल्स है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आफ्टर सेवरल ईयर्स, कई सालों के बाद। ठीक है, आफ्टर सेवरल ईयर्स। इसके बाद आपका आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अरे शेफाली, उसको इंडिविजुअल मैसेज कर दे बेटा। तो क्या नाम है उसका, स्नेहा को, स्नेहा को और नेहा पचौरी को। ये बच्चे रेगुलर रहते हैं, इनको सीखने की टेंडेंसी है थोड़ा। बाकी कुछ बच्चों को तो देख के ऐसा लगता है इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अंकुश कहाँ रह गया यार? हरी, उसको बुलाओ, तबीयत कल बुला खराब थी बहुत। हाँ, बुला रहा हूँ सर। उसको बुखार आया हुआ है कल से। चलो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग लिख कर सीखेंगे। देखिएगा आप लोग, एवरी एंटीजन मॉलिक्यूल, every antigen molecule, every antigen molecule is processed by antigen presenting cells like macrophages, comma, B lymphocytes, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है, ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है, क्या हमने कहा, ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है ये आपके, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं इनके सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस्ड एंटीजन इज presented on the surface of these cells, these cells, ठीक है। अब देखो, जब भी कभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास से आपका टी लिम्फोसाइट जाएगा, जब टी लिम्फोसाइट के पास से जाएगा तो टी लिम्फोसाइट जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। when T helper cell passes closely by the side of antigen presenting cell which bearing the antigen सर उसकी तबीयत on, खराब है, वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा क्या कहा मैंने, when pH passes closely by the side of APC bearing the antigen on its surface, ठीक है। तो क्या होगा, इट रिकॉग्नाइज, ये क्या करेगा, ये पहचानेगा, इट रिकॉग्नाइज दी एंटीजन, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा एंड बिकम एक्टिवेटेड, अच्छा एक बात ये बताओ, क्या एड्स और कैंसर पढ़ाना जरूरी है क्या, इसको से पढ़ लोगे, बिकम एक्टिवेटेड, बोलो तुम लोग। सर पढ़ा देना थोड़ा सा। ठीक है। नाउ टी हेल्पर cells activate the T helper activate the B cells and killer T cells, ठीक है। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तब ये दोनों क्या करेंगे, अपना ढेर सारा क्लोन बनाना शुरू करें। तो ये पूरी कहानी थी आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो होगा हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। लिख लो पहले इसको, होगा आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलो लिख लो इसको, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी भी कोई आगरा में रह रहा है क्या किराए पे, जिसको हम बोलते हैं AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड, इसी को हम बोलते हैं बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या जानते हो इसके बारे में बच्चों, बताओ क्या जानते हो इसके बारे में।
नेहा बताओ आप ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में क्या जानते हो आप? नहीं जवाब दोगे? देखो आपका ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये कंप्लीटली जो है बेटा बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट के ऊपर पूरी तरीके से ये बेस्ड है, पहली चीज। और बी लिम्फोसाइट पूरा पूरा 10 to 20% पूरे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाता है। और बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? बी लिम्फोसाइट बनाएगा एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट बनाएगा आपका एंटीबॉडी। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी जरा तो ओपन करिए। अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। आपका वाइट दो साइड्स आपको दिखाई पड़ रहा है। एक साइड आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एक साइड ये है जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये पूरा का पूरा क्या बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी दिखाई पड़ रहा है। तो जो आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जो आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, इसको हम बोलते हैं पैराटोप। याद रखें इस बात, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल करके बैठिए, इसको हम कहते हैं बेटा पैराटोप। ठीक है, और यहाँ पर जो चैन आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली जो चैन आती है ये आपकी लाइट चैन है। ठीक है, और ये जो चैन आपको दिखाई पड़ रही है ये आपकी हैवी चैन है। उसके बाद ये वाला जो येलो कलर का ये वाला जो रीजन, ये वाले को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चैन, ऑफ द लाइट चैन। और ये जो देख रहे हो ना ये वाला रेड कलर वाला, ये आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चैन है। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, मतलब कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या हो गया कि इसके सीक्वेंस में, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि वेरिएबल लाइट चेन में आपका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें स्पेशली ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चैन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चैन। ठीक है, अब हमने कहा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैराटोप है। ठीक है, अब इस पैराटोप से जो एंटीजन का जो हिस्सा आकर के ज्वाइन करेगा, मतलब जैसे ये मान लेते हैं हमारा हाथ जो है ये क्या है? आपका एंटीबॉडी है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? इसका पैराटोप है, जहां पर कोई एंटीजन आकर के बाइंड करेगा। दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। और कोई एंटीजन आकर के इसके साथ आकर के यहाँ पर बाइंड करेगा। ठीक है, तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तभी होगा। तो बेटा ये जो हमारा एंटीजन है, ये पूरा हाथ मान लेते हैं एंटीजन है, या मान लीजिए ये ग्लास जो है ये क्या है? एंटीजन है। एंटीजन का जो हिस्सा इस पैराटोप वाले रीजन से आकर के ऐसे बाइंड करेगा, ऐसे जुड़ेगा, उसको हम बोलेंगे एपी2। क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलेंगे एपी2। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखिए, ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हो ये कौन सी बॉन्डिंग है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये भी आपका हैवी चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक, तो ये इतनी चीज हो गई। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है एंटीजन, ये आपका क्या है? एंटीजन। ठीक है, क्या है आपका एंटीजन?
अब इस एंटीजन से 2 आर्म्स आपको इस तरीके से निकलते हुए दिखाई, ठीक है। ये आपका है एंटीजन, ये है आपका एंटीजन। इस एंटीजन से आपका ये आकर के जुड़ जाएगा। एंटीबॉडी का एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये एक्चुअल में क्या है, AP2। और ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअल में ये, ठीक है। समझ में आई बात? इसको लिख, एक तरफ क्या है लाइट चैन है और एक तरफ क्या है हैवी, ये बना लो डायग्राम। ये वाई शेप पे स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, और इसको हम बोलते हैं H2L2। 2 हैवी चैन है इसमें और 2 लाइट चैन, एंड both are connected to each other by the disulfide bond। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। लिख लिया आपने? ये पूरा काम कैसा हो रहा है बेटा? जैसे लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा था, ये वाला ताला आया, चाबी डाली, खुल गया ताला, ठीक वैसे ही काम लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो आइए, now we are going to talk about the function of functions of antibody। एंटीबॉडी की क्या फंक्शन, ठीक। पहला फंक्शन जो होता है एंटीबॉडी का उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडी attach with the antigen which is present on the surface of pathogen and destroy the pathogen, या कह सकते हैं kill the pathogen by cell lysis। सेल को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवा के हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। दूसरा क्या फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है
ऑप्सोनाइजेशन, नाम सुना है इसका? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है? एज ए एंटीजन। इस बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग बनाते हैं हम, और ये जो कवरिंग होती है ये ऑप्सोनिन नाम के कंपोनेंट की होती है। और ये जो ऑप्सोनिन नाम का कंपोनेंट है, ये जो ऑप्सोनिन नाम का कंपोनेंट है, ये ऑप्सोनिन किससे आता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी से और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है, इससे आता है। जब ऑप्सोनिन इसके साथ जुड़ता है तब क्या क्रिएट होता है बेटा? फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस होती है, इसकी वजह से हमारा जो एंटीजन है, स्पेशली जो हमारा बैक्टीरिया है, ये किल हो जाता है, ठीक है। एक और काम होता है, क्या काम होता है देखिए भाई। एक काम ये होता है कि न्यूट्रलाइजेशन करना। मतलब कि जैसे ये बैक्टीरिया है हमारा, यानी कि ये पैथोजन हमारा है, बैक्टीरिया के साथ जैसे ही आपका एंटीबॉडी आकर के जुड़ेगा, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर का जो टॉक्सिन है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इस काम के बाद आपको हम आगे लेकर के चलते हैं, और वो काम ये है कि जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका नाम हमने लिखा गमदे, इसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सबका अपना अपना अलग अलग क्या है बेटा? फंक्शन है। तो मोटे मोटे तौर पर इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमारा प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड्स को, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड्स को ये प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इट प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस को। इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बॉडी ब्लड स्ट्रीम को। और इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है, ये क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करता है? ये मेडिएट करेगा रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी को ये क्या करता है? ये बढ़ाता है, ठीक है। देखो बच्चा, उसको नोट डाउन करना। चलो, ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन: इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ई, जी और एम, ठीक है। इसके फंक्शंस को आप देख लीजिए, बहुत फायदे।
अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत है। हालांकि एक स्ट्रक्चर आपसे पूछता है, दो दो पूछता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये टाइमर है, और ये वाला जो है ये पेंटामर। एक डाइमर है और एक क्या है बेटा, पेंटामर है। ठीक है, इसके फंक्शन को आप याद रखें। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या करता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसके फंक्शन को नहीं दिखाया गया आपको। फाउंड इन म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन। दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, पार्ट्स ऑफ बी सेल रिसेप्टर, इट एक्टिवेट द बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ये याद रखना, ये फंक्शन है, इट एक्टिवेट्स द बेसोफिल एंड मास्ट सेल। Immunoglobulin E protect against the parasitic worms responsible for the allergic reaction. Immunoglobulin G ये ट्रांसप्लासेंटल होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लासेंटल वाली बात जो मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये, कि एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लासेंटल। Immunoglobulin M may be attached to the surface of B cells and secreted into the blood, responsible for the early stage of the immunity. Early stage of the immunity के लिए responsible होता है, ठीक है। And it is also related with complement system. Complement system. And for your kind information, this is the first antibody generated. It is the first antibody generated at the time of defense. At the time of defense, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आप लिख लीजिए। हो जाए तो बताइए। ये क्या था, डाइमर था, डाइमर। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करो तो। बाल वाल तो बहुत अच्छे आ गए भाई हरीश तुम्हारे सर से। हाँ, दवा असर कर गई, दवा असर कर गई है। यस सर। सही, सही है बेटे। ग्रेट। ये देखो, ये तो घर में मास्क लगा के बैठी है यार। ये कोई क्वारंटीन है क्या घर में?
लिख लिया आपने? चलिए, अब हम लोग जो है बात करेंगे आज के दौर का सबसे जो ज्वलंत बात है, जो सबसे खतरनाक बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो बात कौन सी है? वो बात है कि जो बात सबको जाननी जरूरी है, और वो है वैक्सीनेशन। पूरे भारत का वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमारे देश वालों को पूरा पड़ा ही नहीं है, हमारे गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट दी। हम बात करेंगे वैक्सीनेशन। मतलब वही है कि हमारे घर में खाना, मतलब हम खाना नहीं खाएंगे, दूसरों को खाना दे देंगे। वैक्सीनेशन, ठीक है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है? बोलो, सब भूल गए। किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, लुई पास्चर को कहा जाता है, या वॉन बेरिंग को कहा जाता है? बताइए। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या है, वैक्सीनेशन हमारा एक प्रोफाइलैक्सिस मेजर होता है, या कह सकते हैं हम इसको कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। बीमारी होने से पहले बीमारी होने से पहले उसकी जानकारी के तहत जो बचाव के लिए जो हम विधि अपनाते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो हमको बीसीजी का टीका लगा था, हमको डीपीटी का टीका लगा था, सब टीके लगे थे, ठीक है, वैक्सीनेशन हुआ था हमारा। उस वक्त हमें बीमारी थोड़ी हुई थी, बट हमने क्या लिया था? प्रिवेंटिव रीजन लिया था कि इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस का, होपिंग कफ का, इन सब का बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी पर अटैक करे, तो जो वैक्सीनेशन हमने करवाई है, अपनी जो वैक्सीन हमने लिया है, उस वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी क्या करे, उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन के अगेंस्ट में तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करे, और हमारी बॉडी क्या हो जाए? प्रोटेक्ट हो जाए। तो ये तो था आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस। वैक्सीनेशन ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वैक्सीनेशन के बारे में एक लाइन, वो ये कि वैक्सीनेशन या वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ एटीन्यूएटेड एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड या वीक, ठीक है। वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन which is taken orally which is taken orally or injected to provide immunity against pathogen.
अगेंस्ट बैटरी। ठीक है, ये किसी कहानी है, इसको लिखिए आप। देखो भाई, ऐसा है कि कल की डेट में आप लोग थोड़ा सा इसकी एक जो चीज पढ़ के आइएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर इसका काम होता है, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आप बात करें कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, डीएनए वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन हमारी कैसी, सबके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा इम्यून डिसऑर्डर होता है, हमारा इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन सा है, स्पेशली जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, स्पेशली जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जैसे हम आपको बताएंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, हॉशिमोटो डिसीज क्या होती है। हालांकि इस सब के बारे में हम पहले भी कुछ चर्चा कर चुके हैं। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, आईडीडीएम क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गए, कंजेनिटल डिसऑर्डर हम आपको पढ़ाएंगे। कंजेनिटल डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ड्यू टू जीन इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये सभी चीजें हम लोग जो है अपनी आने वाली कल की क्लास में करेंगे। तो आप लोगों से जो है निवेदन ये है कि जितनी चीजें अभी हमने यहाँ पर लिखी हैं, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इतनी एटलीस्ट 3 चीजें आप लोग घर से करके अच्छे से आए। उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे अपनी